Hello everyone, I'm Manav Sinha and usually I am right, especially when it comes to cars. However, in the case of the Kia Ceros, I was wrong. अब मामला दरअसल ये है कि ये दोनों Kia Ceros मेरी लॉन्ग टर्म यूनिट्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक की नहीं दो Kia Ceros में क्यों चला रहा हूं? वेल, उसका रीजन सिंपल है। I thought I was right, but I was proved wrong twice. You see, what I have here with me is the petrol automatic Kia Ceros, and what I have behind me is the Kia Ceros with the diesel automatic drivetrain. I've spent 6 months driving both of these cars and I've spent about 4,000 kilometers driving both of these in a variety of driving conditions. एंड में क्या लगता है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो हम आपको सब बताएंगे इस वीडियो में इन आवर डेफिनेटिव लॉन्ग टर्म रिव्यू। शुरुआत करते हैं डिजाइन से। यूजुअली हमारे वीडियोस में आपने कार्स को देखा होगा बिल्कुल साफ सुथरी टिप एंड टॉप कंडीशन में हम लेकर आते हैं। फॉर दिस वीडियो आई डिसाइडेड टू लेट इट बी बिकॉज दिस इज हाउ द कार विल लुक लाइक इफ यू यूज इट एवरी डे, जस्ट लाइक हाउ आई डिड, एंड दैट इज वेयर माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कम्स इन। वो ये है कि गाड़ी के चारों ओर काफ़ी सारी प्लास्टिक क्लैडिंग हमें देखने को मिलती है जो प्रॉपरली मेंटेन करना कॉन्ट्रास्ट ब्लैक फिनिश में थोड़ा डिफिकल्ट होती है, जिसके चलते इवेंचुअली दिस इज हाउ द कार will end up looking like in most of your use case scenarios. The first thing that I want to talk about though, once we take a closer look at the design, are the headlights. जी हाँ, हाइट इसकी बहुत कम है, जिसके चलते लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर गाड़ी कहीं टच होती है तो सबसे पहले हेडलाइट ही डैमेज होगी। However, एक पॉइंट पे इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि इसकी जो प्लास्टिक क्लैडिंग है वो थोड़ी आगे तक एक्सटेंड करती है, जिसके चलते जो हल्की सी टच कभी कार होगी तो वो आपके प्लास्टिक क्लैडिंग पे होगी, आपके बम्पर पे होगी, नॉट ऑन योर लाइट्स। हाउएवर, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट देन ऑफ कोर्स द लाइट्स विल हैव टू बी रिप्लेस्ड। अदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस पीस ऑफ बॉडी वर्क ओवर हियर। यहाँ पर यूजुअली आपको ग्रिल देखने को मिलता है, इस गाड़ी में नहीं मिलता, जिसके चलते ये कार अर्बन जरूर लगती है, बट एट द सेम टाइम आई हैव हैड पीपल कम अप टू मी एंड आस्क इफ दिस इज एन ईवी। अब Kia Ceros ईवी आ जरूर रही है, बट ये ऑलरेडी थोड़ी बहुत ईवी स्टाइल डिज़ाइन लेकर अपने साथ ज़रूर आती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, एलॉय व्हील्स की बात करते हैं। काफ़ी इंट्रिकेटली डिज़ाइंड एलॉय व्हील यूनिट है और मुझे देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है, स्पेशली व्हेन इट्स प्रॉपरली क्लीन। आई रियली लाइक हाउ द व्हील्स लुक लाइक। Another thing to note, you actually get functional roof rails over here, although I never really used it because सिटी में रूफ रेल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और ऐसी कोई हार्डकोर टूरिंग हमने कार के साथ नहीं करी जहां हमें सामान लोड करना पड़े। Now let's come to the rear end design. I think this is where the car looks slightly better as opposed to the front end design, which can be rather polarizing. The difference here though is that you get a lot of sheet metal once again. बहुत सारा फ्लैट बॉडी वर्क आपको देखने को मिलता है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा, over my time I've taken a closer look at the car. I've seen at some of the accessories that people have put on it. अब मुझे नहीं पता ये ऑफिशियल है कि नहीं, but a lot of Ceros owners have blacked out this particular element right at the back, and I think that decreases the amount of body color that you see at the back, and as a result gives it a little bit more ruggedness and conventional look, and I think it looks rather good that way. एक और एक्सेसरी है जो काफ़ी Ceros पे मुझे देखने को मिली है, वो है फ्रंट पे लोगों ने Ceros को स्पेल आउट किया हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। That is something that I am not a big fan of, but I understand there's an audience for it as well. What's different here is you see the lighting over here, the L-shaped lights. These are not the brake lights. The brake lights actually are these right here. ये लाइट अप करती हैं जब आप ब्रेक दबाते हैं, along with a high mounted stop light right over here. And I think that's still a very smart design element. I wish this would light up as well because I really like the shape of these lights. That's about all for the design. एक चीज़ ज़रूर है जो आपको इस गाड़ी के साथ आदत लग जाएगी, वो है इसकी हाइट की। You see, the car is really tall, especially when you look at it from the sides and take into account the roof rails. Once you get used to it, well, all other cars, even cars which are placed in the higher segment than the Ceros, they start to feel a little bit small. How do I know? Because I test cars for a living. और जब भी कोई दूसरी कार आती है, I miss the height that the Ceros brings with it. बात करते हैं boot space की, and this is where the Kia Ceros shines. If I remove this parcel tray, you will see just
the amount of space that you have on offer. This is very practical. You can stack a lot of luggage, even more than some of the 4.2 meter SUVs that you buy in the Indian market. And this is where the Ceros was thoroughly impressive. The one thing that I didn't really enjoy on the Kia Ceros are the door handles. These are flush type, they look good, but this is where you have to allow me to go on a bit of a rant. I don't like flush door handles. I think they serve no purpose in everyday driving cars. You're not driving a high range electric vehicles where you want a low drag coefficient because you want that 3 km per full charge extra. You're driving it to office, to your relative's place, to your friend's house, and you're stuck in everyday driving conditions. At that point, these serve no purpose whatsoever. What door handles are for opening the doors, and that is what it doesn't do very well. You see, usually क्या होता है, लोग आएंगे, इस गाड़ी को खोलने की कोशिश करेंगे. पहले they would see that this is just a flush piece of metal, and what they would do is press their index finger right on this end, and that is when they realize something is wrong. Eventually, they would keep stabbing at it, come to the other end, and the door lever will come out. And that is when they'll start thinking, ki, oh no, this has opened, how do I reach there? Do I do this? Do I go under? Well, that is when you end up looking as stupid as these door handles. What happened to me after 6 months is that I gave up on letting people figure it out themselves. I would just get out the car और मैं खुद आके उनके लिए door handle दबा देता हूँ, खोल देता हूँ उनके लिए door. And after 6 months of experience, well, I can do that in one go. But it is an extremely steep learning curve. You don't get it right away. To Kia's credit, they have made flush door handles slightly better in the Kia Seltos, क्योंकि वहाँ पर ये motorized है, तो जब आप गाड़ी unlock करते हैं, the door handles pop out like this themselves, so you can automatically go and grab this right away and open the door handle. Much more intuitive. I wish that kind of a setup comes to the Kia Ceros at some time in its product life journey. And that is the end of the rant. Let me know if you agree with in the comment section or not. Now that we are done talking about the exterior of the car, let's talk about its USP, which are the interiors. I think the Kia Ceros looks fantastic. It has a great cabin, and I think this is the benchmark for the segment when it comes to the cabin experience. It is amazing what Kia has done with the Ceros. I think they've gone above and beyond to make this feel good, most importantly. And at the same time, this is a cabin that also looks good. What I'm talking about is the build quality. Everything has been put together really well. सब कुछ premium लगता है, बहुत अच्छे से built लगता है. We don't see use of white or beige or any of those colors, which is a real problem in higher variants of a lot of sub-4 meter SUVs these days. Here we get a good dark cabin theme, although there are a lot of colors and finishes at play. यहाँ पर थोड़ा textured plastic हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर matte finish देखने को मिलता है, यहाँ gloss finish देखने को मिलता है. एक बहुत अच्छी जगह भी मिल जाती है हमें अपना स्मार्टफोन यहाँ रखने के लिए पैसेंजर को, which is again a very good practicality feature. और जैसा कि आपने देखा, काफ़ी तरीके के textures और colors का इस्तेमाल किया गया है, but it never ends up feeling tacky. It feels premium and it feels well built. I also like how the doors have a dual shade finish to them. आगे से अलग कलर है, पीछे से कुछ अलग कलर है. Same treatment हमें पीछे वाले doors पर भी देखने को मिलता है. I think all of it has been done very tastefully and it's a very good cabin. Let's talk about screens. यहाँ पर 3 स्क्रीन हमें इस बिनिकल में देखने को मिलती है. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम और बीच में एक 5 इंच का एक और स्क्रीन हमें देखने को मिलता है जहां से हम HVAC कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं और ये टच एनेबल्ड पैनल भी है. However, you will never use this. ये पैसेंजर को ज़्यादा दिखाई देता है, ड्राइवर को कम दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर इस गाड़ी का एक नेगेटिव हमें ज़रूर देखने को मिलता है, which is the shape of the steering wheel, which covers this 5-inch display and some of the telltale lights that we get in the instrument cluster. If I put it as per my driving preference, this would be rather low. और जब ये स्टीयरिंग व्हील नीचे की तरफ होता है तो ऊपर का पार्ट सारा छिप जाता है, देखने को नहीं मिलता. And I think that's a really silly ergonomic design flaw that the car has. स्टीयरिंग का जो शेप है, ये फ्लैट बॉटम
फ्लैट टॉप टाइप का स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन है, देखने में बहुत यूनिक लगता है, बट इसी की वजह से काफ़ी कुछ पीछे की तरफ कवर भी हो जाता है। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्रिटी मच majority of this small 5-inch display is not visible when you're operating the vehicle. Thankfully, touch-based controls हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, and once again, toggle style switches are much better than those slidey controls that we see in a lot of other cars, and this once again should be the benchmark of how HVAC controls have to be done in this segment. I really enjoyed this cabin. एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी ऑफ ज़रूर लगी वो है द प्लेसमेंट ऑफ बटन्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील। मीडिया कंट्रोल्स हमें राइट साइड को देखने को मिलते हैं, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल के फीचर्स, लेन कीप असिस्ट का बटन, ये सब हमें लेफ्ट साइड को देखने को मिलता है, जो एक्चुअली उल्टा है। इफ़ यू आर यूज्ड टू ड्राइविंग कार्स विद बटन्स ऑन इट, यू रियलाइज इट्स द अदर वे अराउंड। ये वाला सेटअप हमें लेफ्ट हैंड ड्राइव कार में देखने को मिलता है, बट वंस अगेन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन अबाउट इट। कुछ टाइम आप गाड़ी के साथ जब स्पेंड करेंगे, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल बी बॉदर्ड अबाउट, यू गेट यूज्ड टू इट रादर क्विकली एज वेल। इस गाड़ी में हमें ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, and all of these drive modes actually do make a difference, especially in the petrol engine equipped variants. Diesel engine में ज़्यादा कुछ फ़र्क मिलता नहीं है. It basically changes how long your gearbox holds on to the gear. Most of the time मैंने इसको normal में ही छोड़ा, and that was good enough for me. The other thing to note is that इस गाड़ी में traction modes मिलते हैं. Snow, mud, sand हमें देखने को मिलता है. I didn't go to any of the places. ना मैंने snow में चलाई, ना mud में चलाई, ना sand में चलाई. I never really used it. It's a good feature to have, but I doubt how useful it is in a car of this shape, size, and segment. The other thing that I really liked is the amount of charging options that you get on this car. यहाँ पर एक USB-C पोर्ट है, 2 USB-C पोर्ट हैं, और अगर मैं इसको दबाऊँ तो 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ देखने को मिल जाता है. अच्छी चीज़ ये है कि जो इस कार से आपका फ़ोन चार्ज होता है उसकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है. बहुत जल्दी आपका फ़ोन चार्ज हो जाता है, इतना कि अगर किसी दिन मैं घर से निकला हूँ और मैं फ़ोन चार्ज करना भूल गया हूँ, I am rest assured because I know the charging speed of the car, even on a 15-minute drive, is fast enough to give me some amount of charge in my phone, and that is something that you really appreciate when you spend time with a car. ग्लव बॉक्स डिसेंट है, स्पेस आपको एज एक्सपेक्टेड देखने को मिलती है. डोर पॉकेट्स इसके काफ़ी अच्छे मुझे लगे, काफ़ी कुछ सामान आप वहाँ स्टोर कर सकते हैं. डोर हैंडल में भी छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है अगर आप चाबी वगैरह वहाँ रखना चाहते हैं. बीच में आप वायरलेस चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक फ़ोन आप वहाँ पर ज़रूर रख सकते हैं, बट अगर पैसेंजर को फ़ोन रखना है then they might as well keep it over here or in one of the cup holders that you get over here, क्योंकि 2 फ़ोन यहाँ पर लगाने की सुविधा नहीं है. I wish that was the case. कप होल्डर्स की बात करें, you get these pop out adjusters in the cup holders. काफ़ी अच्छा है. अलग साइज़ की बॉटल्स, कॉफ़ी मग्स आप इसमें रख सकते हैं. अंडर आर्म स्टोरेज भी देखने को मिलता है. एयर प्यूरीफायर भी देखने को मिलता है, विच वॉज अ ब्लेसिंग ड्यूरिंग दिवाली व्हेन आई हैड दिस कार. स्पेशली दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आई वॉज ग्लैड द कार कम्स विद एन एयर प्यूरीफायर एज वेल. वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलती है. वेंटिलेटेड सीट के बटन हमें डोर्स पर देखने को मिलते हैं. और एक जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि ऑल 4 विंडोज़ आर वन टच ऑपरेटेड on this car, and that is again a very nice touch. Auto dipping IRVM and a large sunroof is also part of the package. Sound system was also very nice, and what I also thoroughly enjoyed was the touch response of the touchscreen infotainment system. It does not lag, it is crisp in its use, good graphics, easy to read. I really enjoyed this infotainment setup that the car offers. अब चलते हैं पीछे वाली सीट की ओर. Now let's talk about the rear seat experience of the Kia Ceros. 2 unique things that you get over here. One is that you can slide the seat back and open up a lot of space for yourself. And second, not so unique but a really helpful thing is that you get sliding seats at the back so you can really get comfortable. Having 3 people sit abreast over here won't be much of a problem. 3 लोग बैठ सकते हैं. सेंट्रल टनल ज़्यादा इंट्रूड नहीं करता, ना ही ये रियर AC वेंट ज़्यादा इंट्रूड करता है, तो बैठ सकते हैं, बट इट्स बेस्ट यूज्ड फॉर 2 people at the back. If you have 2 people, you can drop down the center armrest with cup holders in it and you can get really comfortable. स्पेस का अगर आपको अंदाज़ा लेना है
तो आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा नी रूम है, बहुत सारा लेग रूम है, बहुत रिलैक्स होके मैं इस कार में बैठ सकता हूँ। एंड फ्रंट सीट मैंने अपने ड्राइविंग हाइट के हिसाब से सेटअप कर रखी है, मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से। एंड फॉर रेफरेंस आई एम 5'10", सो यू कैन सी आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बैक हियर। अब एक चीज़ जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि ड्यूरिंग माई टाइम विद द कार, अब 6 महीने में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने चलाई हैं, एंड आई वुड से द स्पेशियसनेस that the cabin has and the comfort, seating comfort, at least in a static car that the car has, is better than many of the cars priced even 2 times more, 3 times more than the Kia Ceros. इतना स्पेस यहाँ पीछे देखने को मिलता है। जो एक ड्रॉबैक है वो ये है क्योंकि इसका राइड क्वालिटी थोड़ा सा बाउंसी है, तो पीछे आपको वो बाउंसी राइड क्वालिटी ज़रूर महसूस होती है, स्पेशली इफ़ यू गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स एंड ऑन दोज हाईवेज विद रोड अनड्यूलेशंस, वो आपको यहाँ पर महसूस ज़रूर होता है। बट प्योर कंफर्ट की बात करें, एवरीडे ड्राइविंग कंडीशंस की बात करें, देन द रियर सीट कैबिन एक्सपीरियंस इज बेटर देन प्रीटी मच एवरी अदर कार आउट देयर इन एंड अराउंड this car's price tag, and even better than some of the cars that are priced more than the Kia Ceros. एक जो पीछे गिमिक है वो ये है कि आपका सीट बेस कूल्ड है। I don't think that's very useful. It's only half of the seat that's get cooled. You can look at it as half glass full or half glass empty, but this is one thing that I feel is a little bit gimmicky. The thing that I do found very useful is the inclusion of blinds for rear passengers right here. I think this is a very good addition. Last but not the least, all 3 passengers at the back get 3-point seat belts. However, the middle passenger does not get a dedicated adjustable headrest, but still, overall, this is a very good cabin experience. अब वक्त हो चला है ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करने का। एज यू मेंशन्ड अर्लियर, वी ड्रोव द पेट्रोल एंड द डीजल इंजन ड्राइव ट्रेन, बोथ ऑफ देम ड्यूरिंग आवर लॉन्ग टर्म रिव्यू। फुल क्लैरिटी, लगभग 1000 किलोमीटर पेट्रोल इंजन वेरिएंट के साथ और लगभग 3000 किलोमीटर मैंने डीजल इंजन वेरिएंट के साथ स्पेंड किया है। बोथ ऑफ दीज इंजन्स कम विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑप्शंस। पेट्रोल में हमें 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और डीजल में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक हमें देखने को मिला। अब ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो ज़्यादा फर्क इन दोनों में मुझे देखने को नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल बिट, विच इज़ दैट इन द पेट्रोल variant I did find the ride quality to be slightly more bumpy than in the diesel engine equipped variant, where the car seemed a little bit more settled. Engine response की बात करें तो petrol engine with the 7-speed dual clutch transmission is really sporty. However, it does not really gel well with the entire setup of the car. This is not a Kia Sonet, which is what I was expecting it to be. That is where I was wrong. क्योंकि ये कार थोड़ा सा काम है, थोड़ी सी बाउंसी है, जिसके चलते स्टिफ सस्पेंशन तो आपको ज़रूर देखने को मिलता है, बट यू डोंट गेट अ रियली हॉट हैच लाइक ड्राइविंग एक्सपीरियंस, नॉट इवन अ ल्यूकवार्म हैच एक्सपीरियंस. व्हाट यू डू गेट इज़ अ वेरी कीन गियर बॉक्स, जिसके चलते आप वो स्पिरिटेड ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इसका गियर बॉक्स बहुत क्विक है और मोस्ट ऑफ द पावर लाइज हायर अप इन द RPM बैंड, जिसके चलते आपको वो हाई RPM क्विक शिफ्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बट यू रियली कांट एक्सप्लोर इट टू द मैक्सिमम बिकॉज द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ओवरऑल इज नॉट ऑन द स्पोर्टी साइड. However, डीजल इंजन इक्विप्ड वेरिएंट की बात करें तो लो डाउन टॉर्क जो आपको यहाँ देखने को मिलता है वो काफ़ी एडिक्टिव है. इट इज़ समथिंग दैट आई थॉरली एंजॉयड एंड दैट इज़ व्हाई आई एंडेड अप स्पेंडिंग मोर टाइम विद द डीजल इंजन इक्विप्ड वेरिएंट. आई थिंक अगर आज के टाइम पे आपको डीजल इंजन के साथ एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ sub 4 meter SUV चाहिए, then the diesel engine equipped Ceros is really good. Gearbox की बात करते हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड गियरबॉक्स है. अगर आप स्पिरिटेड ड्राइविंग एक्सपीरियंस को चेस करेंगे डीजल इंजन के साथ तो आपको थोड़ा सा लेट डाउन जरूर फील होगा बिकॉज द इंजन गियरबॉक्स इज ट्यून्ड ऑन द calmer side. If driven with a light foot, you will really enjoy driving this car, especially in bumper to bumper traffic conditions, which is what I experience quite a lot in everyday driving conditions. अब एक ऐसा सवाल जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है about the Kia Ceros is about the mileage, and I'll be really honest with you. After spending thousands of kilometers with both of these cars, with the diesel and petrol engine equipped variants, the mileage I really got was about 11 kilometers to the liter in everyday driving conditions, mix of everything with the diesel engine car, and about 8 to 9 kilometers per liter
with the petrol engine car. अब आप कहेंगे दोनों की माइलेज कम है, and I would agree with you. However, you need to realize in today's turbocharged petrol engine options that you get in most of the cars and the scarcity of diesel automatics that you have out there, these are pretty much your best bets that you have, and these are not the cars that you buy for fuel efficiency. This is something for feature driven buyers, और ये एक ऐसी कार है जो अर्बन मोबिलिटी को बहुत कंफर्टेबल बनाती है। तो माइलेज के आगे जाके इन गाड़ियों को देखिए, माइलेज पे हंग अप नहीं रही है, क्योंकि आज के टाइम पे most of the cars do not give the mileage like how they used to 10 years ago. Now it's time to sum up my experience with the Kia Ceros, and like I mentioned at the start, I was wrong. You see, मेरे मन में ये चल रहा था कि अगर आपको एक स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके पास किया सोनेट अवेलेबल है, और अगर आपको एक स्पेशियस प्रैक्टिकल कार चाहिए तो किया सेल्टॉस भी आपके पास अवेलेबल है. सो आई वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू प्लेस वेयर द किया सिरोस स्टैंड्स in Kia's lineup. However, after spending 6 months with the car and clocking thousands of kilometers with both of them, I can comfortably say that the Kia Ceros has a very unique personality, one that you understand once you spend time with the car. And what is that personality? Well, it's a highly practical car, great on space, great on features, a cabin experience unlike any other car, better than cars placed in segment 1 or 2 above the Kia Ceros. This was a car that I thoroughly enjoyed, and that's why I think this is an extremely underrated car. You see, इंडिया में गाड़ियों को डिज़ाइन के बेसिस पे खरीदा जाता है, और ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो इमीडिएटली आपको साइज इज माइट वाला लुक नहीं देता, जिसके चलते कई सारे लोग इससे आगे बढ़कर सिरोस को देखते ही नहीं है. दूसरी चीज़ जो वो देखेंगे वो है इसकी माइलेज, और लो माइलेज और थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन, इन दोनों फैक्टर्स के चलते किया सिरोस पे ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है. However, after spending time with it, I have realized that this is a car that deserves your time and attention. You need to take it out for a drive. You need to sit inside this car and spend some time with it to realize just what is the entire package that is the Kia Ceros. And once you do, you will realize that this car is actually fantastic value for money. Even so much so that you may not need bigger cars like the Kia Seltos in the first place. हाँ, इस गाड़ी में कमी ज़रूर है, engine noise थोड़ा ज़्यादा है, ride quality उतनी अच्छी नहीं है, but you have to be honest with your everyday driving requirements. अगर आप ज़्यादातर टाइम ऑफिस commutes में बिताते हैं, traffic conditions में बिताते हैं, तो Kia Ceros is actually a fantastic value for money option that you definitely have to consider.